नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। मालगांव डबल मर्डर प्रकरण में सांसद बेनीवाल ने डीजीपी से दूरभाष पर वार्ता कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो धारदार हथियार से निर्मम हत्या की गई है और आपको बता दें दोनों शवों को जेएलएन हॉस्पिटल लाया गया है। नागौर जिले में नागौर शहर के पास मालगांव ग्राम में जाट समाज की एक महिला व एक बच्चे की अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। यह घटना हृदय विदारक है। यह बात रालोपा संयोजक व नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कही। सांसद ने मामले को लेकर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर से फोन पर बातचीत की है और मामले में तत्काल विशेष टीम का गठन करके अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नागौर के अंदर नागौर जिला मुख्यालय से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर तो जाट समाज की बुजुर्ग महिला और उसके दोहिते का जिस तरीके से कत्ल किया गया सरेआम, ये दुखद है, निंदनीय है। और इस इलाके में पिछले विगत वर्षों में चाहे बालाजी एसएचओ की हत्या हो, उससे पूर्व में भी कई परिवारों की इस तरह हत्याएं कर दी कि जो ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं। ये चिंता का विषय। नागौर के अंदर पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। राजस्थान में कानून की भयावह स्थिति है। नागौर के अंदर नागौर जिला। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र विश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या जानकारी है इस हत्याकांड को लेकर? देखिए, ये नागौर के सदर थाना क्षेत्र के मालगांव की घटना है, जहां वृद्ध महिला दापू देवी और उसके 18-19 वर्षीय दोहिते नरेंद्र की निर्मम हत्या हुई है धारदार हथियार से वार करके। अब तक की जो जानकारी है उसमें ये सामने आया कि घर में जो रुपए और जेवरात रखे हुए थे वो भी गायब है। तो लूट के इरादे से हत्या की यह आशंका फिलहाल जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया है और दोनों मृतकों के शवों को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। एसपी सहित जो अधिकारी है उन्होंने मौका मुआयना करने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई है, जिसमें एफएसएल सहित जो टीमें हैं वो मौके पर अभी मौजूद है। इस पूरी घटना को लेकर नागौर और आसपास के इलाके के लोग सकते में है। जिस जगह ये घटना हुई है वो मालगांव है। यहाँ आमतौर पे जो परिवार के लोग हैं वो ढाणियों में रहते हैं। आसपास के 500 मीटर की दूरियों में वहाँ ढाणियां थी नहीं। आसपास के इलाके में हर दूसरे खेत में वहाँ ढाणियां हैं। तो इस घटना को लेकर अभी जो अस्पताल की मोर्चरी है वहाँ परिवारजन इकट्ठा है और उन्होंने ये मांग भी की है कि इस तरह की वारदात का जल्द से जल्द खुलासा हो। और नागौर सांसद बेनीवाल ने भी डीजीपी से बात की है और इस मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की गई है। फिलहाल दोनों के शव मोर्चरी में रखे हुए हैं। लूट के इरादे से हत्या की यह आशंका जताई जा रही है। पुलिस जो दूसरे एंगल है उनको भी खंगाल रही है कि कोई लेन देन का मामला हो या कोई और वजह हो। फिलहाल मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ये खुलासा नहीं हुआ है कि क्या वजह रही, लेकिन निर्मम हत्या महिला और उसके दोहिते की हुई है। जी महेंद्र, तो प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मान करके चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से जानकारी जो निकल करके आ रही है कि घर से गहने और पैसे भी गायब हैं, तो लूटपाट के इरादे से या पुरानी कोई रंजिश? प्रथम दृष्टया जो स्थिति मौके की है उसमें लूट का ये मामला लग रहा है, जिसमें घर से जो सोने के चांदी के जेवरात है वो गायब है। जो मृतक है उसकी पत्नी के जेवरात और जो महिला दापू देवी थी जिसकी जान गई है उसके भी जेवरात गायब है। साथ में बताया जा रहा है कि इस घर में 5 से 7 लाख रुपए की नकदी आमतौर पर रहती थी। संपन्न परिवार बताया जा रहा है, तो वो रुपए भी घर से गायब है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि लूट के इरादे से घटना हुई है। अभी जो आसपास की जो ढाणियों के लोग हैं उनसे पुलिस ये जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि शाम के समय। चलिए ठीक है महेंद्र, तो आप भी नजर बना करके रखिए मामले में। आगे जैसे कोई अपडेट आता है वो भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बार फिर से सुनाते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। नागौर के अंदर नागौर जिला मुख्यालय से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर तो जाट समाज की बुजुर्ग महिला और उसके दोहिते का जिस तरीके से कत्ल किया गया सरेआम, ये दुखद है, निंदनीय है। और इस इलाके में पिछले विगत वर्षों में चाहे बालाजी एसएचओ की हत्या हो,
उससे पूर्व में भी कई परिवारों की इस तरह हत्याएं कर दी कि जो ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं। ये चिंता का विषय। नागौर के अंदर पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। राजस्थान में कानून की भयावह स्थिति है। बात माउंट आबू की, जहां नगर पालिका के एक पार्षद की एक दबंग ने पिटाई कर दी। पिटाई की वजह से उसका पैर भी टूट गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल पार्षद को एम्बुलेंस की सहायता से माउंट आबू के ग्लोबल ट्रॉमा सेंटर में भिजवाया। पार्षद सुनील की हालत गंभीर बताई जा रही है और घटना के 8 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो माउंट आबू से सामने आई हैं। दबंग ने पिटाई की है एक पार्षद की और इसकी वजह से पार्षद का पैर भी टूटा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में न्यूज 18 यह सवाल पूछता है कि क्या माउंट आबू में गुंडों का राज है? सूचना के बाद मौके पर पुलिस क्यों नहीं पहुंची? यह भी अहम सवाल है। क्या जिले की पुलिस कुंभकर्णी नींद में सो रही है? 12 घंटे में 2 लोगों की पिटाई, लेकिन बड़ा सवाल यह कि कार्रवाई कब होगी? तो इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पिटाई जो है वो की गई है एक पार्षद की, और इस पिटाई की वजह से पैर भी टूटा है पार्षद का। सवाल न्यूज 18 ये पूछता है कि सूचना दी गई, उसके बावजूद पुलिस क्यों नहीं पहुंची? प्रतीक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रतीक, क्या जानकारी है पिटाई को लेकर? क्यों पीटा है बदमाशों ने इस तरीके से? जी अभिषेक, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं जो है, एक तरफ जो शरद महोत्सव मनाने को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस सैलानियों की सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन वो तमाम दावे जो है 12 घंटे में एक सैलानी की साथ में मारपीट का मामला सामने आया था और आज शाम को जो है एक पार्षद को एक दबंग ने नक्की झील पर पीट दिया। एक ही मौके की 2 घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये पार्षद की जो पिटाई की गई, एक दबंग जो भी जेल से छूटा था, वो उस दबंग ने मौके का फायदा उठाकर एन मैन नक्की, यानी कि जहां पर कई लोगों, सैकड़ों सैलानियों का जमघट लगा रहता है, वहां पर जो है खुलेआम उसको पीटते रहे, लेकिन कोई बीच बचाव के लिए सामने नहीं आया। तो सूचना के बाद भी पुलिस भी अपनी लेट लतीफी के कारण वहां पर आई नहीं है। और जब कहीं ना कहीं बात की जाए इस मामले को लेकर, ये मामला जो है माउंट आबू में गरमाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो देखा जाता है आम लोगों में आक्रोश साफ तौर से सामने आ रहे हैं। और घटना के बाद जब इस पार्षद को जब आबू रोड के ग्लोबल के ट्रॉमा सेंटर पर लाया गया, उसके बाद प्राथमिक उपचार के दौरान जो इस जो पार्षद की जो हालत है अभी भी यानी कि गंभीर बताई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पर यानी कि लगातार बिल्कुल प्रतीक, तो सवाल उठते हैं प्रशासन पर कि आखिर कुंभकर्णी नींद में सोई है पुलिस क्या, कि इस तरीके से तस्वीरें माउंट आबू से सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, जिन्होंने कोटा की सड़कों पर घूमकर कंबल निधि अभियान का विस्तार करते हुए उन अभावग्रस्त लोगों को कंबल बांटे। आपको बता दें कि सर्दी के हर सीजन में ओम बिरला कंबल निधि अभियान चलाते हैं। इस अभियान से जरूरतमंद लोगों को संबल मिलता है। आज छावनी फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे बैठे लोगों को कंबल बांटे। बांटने की कोशिश करते हैं और ऐसे तबके को अपने हाथ, समाज के अभाव में रहने वाले वंचित लोगों को हम सभी योगदान करें और इसके लिए समाज के सामूहिक सहयोग प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में कई सौगातें मिली हैं। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए प्रदेश के 5 ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया। इन लाइट एंड साउंड शो को स्वदेश दर्शन योजना के तहत तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही राज्य सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि पहली बार पर्यटन के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 63 पर्यटन इकाइयों को करीब 100 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना में 25 लाख तक ऋण पर 8% के स्थान पर 9% ब्याज अनुदान के रूप में देने का हमने तय किया है। राजस्थान की पर्यटन नीति 2020 में हमने जारी कर दी और पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम भी हमने लॉन्च कर दी है। होम स्टे योजना, आवासीय परिसर में गेस्ट हाउस बना सकेंगे लोग। और तो गाइड जो हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसके अभाव में कई बार टूरिस्ट जो है वो निराश होता है। उसके लिए भी हमने करीब आप समझ लीजिए 20 सालों के बाद में गाइड का जो मानदेय है वो 3 गुना किया। योजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा 13 थीम के अंतर्गत कार्य किया जाता है। इस 13 थीम में डेजर्ट, हेरिटेज, स्पिरिचुअल, कृष्णा, रामायण, बुद्ध, तीर्थंकर और वाइल्ड लाइफ, कोस्टल, इको, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे थीम हैं। इस 13 थीम में से जो भी प्रस्ताव राजस्थान सरकार से आएंगे निश्चित रूप से मंजूर होंगे, क्योंकि जो स्वदेश दर्शन की योजना है ये 100% केंद्र सरकार। मरुधरा में आज वीडियो प्री की परीक्षा हुई। पहले दिन आज 26 अलग अलग जिलों से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। इस दौरान बच्चों की परीक्षा के साथ साथ रोडवेज की भी परीक्षा थी। कई जगह परीक्षा के लिए आए हजारों परीक्षार्थी ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते नजर आए। नौकरी पाने की चाह में ये सभी युवा इतनी सर्दी में भी बसों में लटक कर आते जाते नजर आए। राज्य में इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए उचित संसाधनों की व्यवस्था नहीं की गई। बसों के दरवाजे से लटक कर यात्रा करते युवा नजर आए। वहीं अलवर पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते हुए एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। आरोपी जोधपुर जिले का रहने वाला है और दौसा जिले के एक प्रतियोगी के बदले अलवर शहर में एक सेंटर पर परीक्षा दे रहा था। आरोप के मुताबिक इसके लिए परीक्षार्थी से 10,000 रुपए भी लिए गए थे। गिरफ्तार आरोपी जोधपुर जिले का मुकेश बिश्नोई है, जो दौसा जिले के गौरव मीणा के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पर हम रूम नंबर 23 में पहुंचे तो ये लड़का जो है गौरव कुमार मीणा के स्थान पर मुकेश बिश्नोई पेपर दे रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको बोला कि साइन करो, तो उसके जो साइन थे वो संदिग्ध थे। मैंने उसका परमिशन लेटर वगैरह सब छीन लिया और फिर मैंने कहा कि इस साइन को दोबारा करके दिखाओ, तो भी मैंने देखा कि साइन बिल्कुल फर्जी थे। तो वो लड़का मेरे से थोड़ी सी डिस्कस भी करने लगा कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने जैसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली तो उस लड़के के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। हम लोग उसको बाहर ले आए। मामला ये सर, एक गौरव मीणा निवासी दौसा का अभ्यर्थी आज JNTT कॉलेज में अपने विकास अधिकारी की एग्ज़ाम है, उसमें एग्ज़ाम का वास्तविक अभ्यर्थी था, जिसकी जगह डमी फर्जी अभ्यर्थी मुकेश बिश्नोई जोधपुर का परीक्षा देता पाया गया, जिसके संबंध में परीक्षा केंद्र प्रभारी डॉक्टर अनीता सोनी द्वारा FIR दी गई है और जिसके तहत का रिपोर्ट दर्ज कर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, वीडियो आपको दिखाते हैं कि बाघ इतनी तेजी से एक कुत्ते पर हमला करता है कि लोग भी देखते रह जाते हैं। सबके सामने ही बाघ अचानक से आता है और कुत्ते पर अटैक कर देता है। पल भर में ही सारा खेल बदल जाता है। जीपों पर बैठे लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वीडियो रणथंभौर के जोन नंबर 1 की है। ये देखिए तस्वीरें
रणथंभौर टाइगर रिजर्व से ये तस्वीर सामने आई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके किस्ताराम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए नक्सलियों में एरिया कमांडर मधु भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर बंकर में ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया। आतंकी घटना के बाद मौके पर अन्य सुरक्षा बलों को बुलाया गया। अपनी मांगों को लेकर पटना में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इन पर वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया गया। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट ने जीएसटी चोरी के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी में कारोबारी के कानपुर और कन्नौज के घर से करीब 200 करोड़ से ज्यादा की नकदी, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन की लकड़ी बरामद हुई। 100 करोड़ की वसूली मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकता है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम ने देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति लगभग तय कर ली है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह के साथ बैठक की। बीजेपी पंजाब लोक कांग्रेस और एसएडी के साथ मिलकर पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तीनों पार्टियों के अध्यक्षों ने आज इस सिलसिले में बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 साल में हिमाचल का काफी तेजी से विकास हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार से तेज विकास हो रहा है। पाली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां दुकान में बेकाबू ट्रॉला घुस गया। इस हादसे में 2 की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। कोटा के ग्रामीण इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक मनीष राठौड़ मोडक का निवासी था। अजमेर में गुर्जर समाज के लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को लेकर बनाई गई फिल्म के रिलीज को रोकने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोचिंग नगरी में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक जीजा ने अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में दूषित पानी से परेशान स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में दादाबाड़ी जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में अखबार वितरित करने वाले युवक के साथ अज्ञात बदमाशों ने कट्टे की नोक पर मोटरसाइकिल लूट लिया। अभी तक कार्रवाई नहीं होने के कारण सभी अखबार वितरित करने वाले हॉकरों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण सोमवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने वाले लोग और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने जाने वालों को छूट दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। देश में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइंस की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए। वैक्सीन की नई गाइडलाइन के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग दूसरी डोज के 9 महीने बाद बूस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बूस्टर डोज के लिए पुरानी बीमारियों का सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे 1 जनवरी से कोविड ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार और जयपुर नगर निगमों के बीच क्या सियासी जंग छिड़ने वाली है? सरकार के फरमान के बाद तो यही लगता है।
ये नगर निगम के अफसरों के नाकारापन ही है कि नगर निगम क्षेत्र के कामकाज को, नगर निगम की उन जिम्मेदारियों को जो उनकी मुख्य जिम्मेदारी कही जाती है, वो कामकाज अब जेडीए को सौंप दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि नगर निगम के अफसर जमीनी स्तर पर जनता के कामकाज को लेकर के गंभीर नहीं है। तभी तो सरकार ने राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों के मुख्य काम छीनकर जेडीए को सौंप दिए हैं। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के कामकाज से नाखुश होकर सरकार ने सड़क निर्माण, पार्कों का मेंटेनेंस और आधा दर्जन पुरानी कॉलोनियों के पट्टे जारी करने का काम जेडीए के हवाले कर दिया है। कुछ पार्कों को, जो बड़े बड़े पार्क हैं, उनको जेडीए संभालेगा